वेलकम टू सिद्धि शिक्षा माय डियर साथ सर। चलिए हम लोग देख रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर, जिसमें हम लोग बेसिक फंडामेंटल नॉलेज देख चुके थे। आज हम लोग बेसिकली चतुर्भुज को देखते हैं। चतुर्भुज समरूपता क्या होती है, चतुर्भुज क्या होती है, समानता चतुर्भुज क्या होती है, समलंब चतुर्भुज क्या होती है, इस चीज़ को देखते हैं और त्रिभुज को भी देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं चतुर्भुज को। सर्वप्रथम यहाँ पर देखते हैं हम लोग चतुर्भुज को। चतुर्भुज को देखते हैं हम लोग, चतुर्भुज क्या होती है। तो इस चीज़ को सर्वप्रथम हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं चतुर्भुज के लिए। चतुर्भुज, तो इसकी परिभाषा हम लोग सर्वप्रथम पहले देखते हैं डेफिनेशन को देखते हैं, जिसकी चार भुजाएं होती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ना, चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम लोग चतुर्भुज के लिए। इस तरीके से है, ये आयत नहीं मान रहे, चतुर्भुज है ना, ठीक है। ये आप लोग चतुर्भुज हो गया, ये आपका चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज में आपके जो शीर्ष होते हैं, वो पहला शीर्ष होता है ए, दूसरा शीर्ष होता है बी, तीसरा शीर्ष होता है सी, चौथा शीर्ष होता है डी, ठीक है। ए बी सी डी। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं शीर्ष के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। शीर्ष के लिए देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। पहला चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला शीर्ष आपका ए है, दूसरा शीर्ष बी है, तीसरा शीर्ष सी है, चौथा शीर्ष आपका डी है। शीर्ष की बात करेंगे तो इसमें चार शीर्ष हो गए। देखिए, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। यहाँ पर है ए बी सी डी, तो ये शीर्ष हो गया। अगर यहाँ पर भुजा की बात करें, यहाँ पर भुजा की बात करें तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। यहाँ पर ए बी बी सी सी डी और डी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोण की बात करते हैं भाई। हम लोग इसके बाद कोण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोण की बात करते हैं। तो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, कोण सी, कोण डी, ठीक है। तो शीर्ष के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग देख लिए हैं। तो पहला ए के बेस पे हो गया, दूसरा बी के बेस पे हो गया, तीसरा सी के बेस पे हो गया, चौथा डी के बेस पे देखते हैं। चतुर्भुज में विकर्ण देखते हैं, विकर्ण कितने होते हैं। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण की बात करते हैं तो चतुर्भुज में
चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। ये आप लोगों का विकर्ण के अंतर्गत आता है। ये पहला विकर्ण, ये आप लोगों का दूसरा विकर्ण। ठीक, चलिए, तो आप लोगों को ये पूछा जाता है कि चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज क्या है बोल के, तो आप लोग बोलते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। भुजा, चतुर्भुज में कितने भुजाएं होती है? तो चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ए। कोण कितने होते हैं? चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी, चौथा आपका कोण डी रहेगा। विकर्ण, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं शीर्ष के बेस पे शीर्ष किसको बोलते हैं? अब शीर्ष के बेस पे देखते हैं। देखिए, शीर्ष जब 2 भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है भाई। 2 भुजाओं के योग से शीर्ष मिलता है। 2 भुजाओं के योग से, 2 भुजाओं के संयोग से, 2 भुजाओं के संयोग से, 2 भुजाओं के संयोग से शीर्ष बनता है। शीर्ष बनता है। ठीक है, और भुजा की बात करते हैं। चलिए, भुजा की बात करते हैं तो 2 शीर्षों के संयोग से, 2 शीर्षों के संयोग से, 2 शीर्षों के संयोग से भुजा बनता है। भुजा बनता है। ठीक है, तो शीर्ष हो गया, भुजा हो गया। तो पहला ए बी सी डी के बेस पे है। और चौथा कोण को अब हम लोग देखते हैं। कोण को देखते हैं, 2 भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को, 2 भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। 2 भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। तो शीर्ष हो गया, भुजा हो गया, कोण हो गया। अब विकर्ण, ठीक है, विकर्ण के बेस पे हो गया, मतलब यहाँ पर विकर्ण के बेस पे आप लोगों को हो गया। तो यहाँ पर चतुर्भुज के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो पहला क्या हो जाएगा? चतुर्भुज के रूप में हम लोग देखेंगे तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। शीर्ष चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। भुजा की बात करें तो इसमें चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, ए बी सी डी और डी ए। कोण की बात करें तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। विकर्ण चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तब शीर्षों की बात करते हैं तो 2 भुजाओं के सहयोग से क्या बनता है? शीर्ष बनता है। और भुजा 2 शीर्षों के सहयोग से क्या बनता है? भुजा बनता है। कोण 2 भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज को लिखते हैं यहाँ पर। पहला, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। 4 शीर्ष होते हैं। दूसरा, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4
कोण, 4 कोण होते हैं। तीसरा, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चौथा, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। पांचवा, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। छठवां, चतुर्भुज 2 त्रिभुजों के अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। चतुर्भुज के अंतःभाग को अंतःभाग एवं बाह्य भाग होते हैं। ठीक है, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति देखिए, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तो यहाँ पर देखते हैं 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में ए बी सी डी है। शीर्ष, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं जिसमें ए बी सी डी है। भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए के बेस पे। कोण, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। विकर्ण, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। और शीर्ष की बात करते हैं तो 2 भुजाओं के संयोग से शीर्ष बनता है। 2 भुजाओं के संयोग से क्या बनता है? शीर्ष बनता है, भुजा। 2 शीर्षों के संयोग से क्या बनता है? भुजा बनता है। कोण, 2 भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। यहाँ पर देखिए, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज 2 त्रिभुजों के अंतः कोणों के योग के बराबर होती है और चतुर्भुज के अंतः भाग एवं बाह्य भाग स्थित होते हैं। तो चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया कि चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं, चतुर्भुज में शीर्ष कैसी होती है, चतुर्भुज में भुजा कैसी होती है, चतुर्भुज का कोण क्या है, चतुर्भुज का विकर्ण क्या है। अब आगे हम लोग देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार की तरफ, क्योंकि अगर बेसिक फंडामेंटल को देखेंगे तभी आगे चल करके जो भी नियम लगेगा उस नियम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान पाएंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी, जैसे वो आपका अल्फाबेट के रूप में रहेगा। आप जो भी नाम डिनोट करोगे वो आप लोगों के शीर्षों के बेस पे आएगा। भुजा के बेस पे देखेंगे तो चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। कोण की दृष्टि से देखेंगे तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। विकर्ण की दृष्टि से देखेंगे तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। शीर्ष की दृष्टि से देखेंगे 2 भुजाओं के संयोग से शीर्ष बनता है, 2 शीर्षों के संयोग से भुजा बनता है। कोण, 2 भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज 2 त्रिभुजों के अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। चतुर्भुज के अंतः भाग एवं बाह्य भाग स्थित होते हैं। तो ये आप लोगों के चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, जिसमें आप लोगों के शीर्षों के माध्यम से देख लिए, भुजाओं के माध्यम से देख लिए और कोण के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। क्या देखते हैं? चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। आगे यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। यहाँ से हम लोग देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार को। चतुर्भुज के प्रकार।
चतुर्भुज के प्रकार को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग चतुर्भुज के अंतर्गत आप लोगों का वर्ग और आयत भी आता है भाई, तो वर्ग और आयत को भी जान लेते हैं हम लोग। पहला वर्ग के बारे में जान लेते हैं भाई। वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं ना, ये बोल सकते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, वर्ग कहलाते हैं। वर्ग कहलाते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो चलिए, वर्ग के अंतर्गत हम इस चीज़ को देखते हैं भाई, क्या होता है वर्ग के अंतराल में। ये वर्ग हो जाएगा। आप लोगों को क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। वर्ग हो जाएगा। ये स्क्वायर के बेस पे है भाई। इसका नाम डिनोट कर लेते हैं A, इसका नाम डिनोट कर लेते हैं B, इसका नाम C, इसका नाम D, ठीक है। तो देखिए, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर क्या हो जाएगा? BC, और BC बराबर क्या हो जाएगा? CD, और CD बराबर क्या हो जाएगा? DA। ये आप लोगों का प्रत्येक 90 अंश के होंगे। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये आप लोगों का 90 है, ये आप लोगों का 90 है, ये भी आप लोगों का 90 है, ये भी आप लोगों का क्या है? 90 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आप लोगों का 90 90 90 है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तीसरा AB बराबर क्या है? AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA, और प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं, ठीक है। वर्ग की सभी भुजाएं, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। ये चौथा चीज़ है। पांचवा चीज़ देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पांचवा चीज़ में वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 2। तो यहाँ पर लिखोगे वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। ये वर्ग के अंतर्गत आ गया। तो आप लोगों को पूछता है कि वर्ग क्या है बोल के, तो आप लोग क्या बोलोगे कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और जैसे कि यहाँ पर देखा गया, हम लोग डिनोट किए हैं, एक डायग्राम के बेस पे लिए हैं, ABCD के बेस पे लिए हैं। तो AB बराबर BC हो जाएगा, BC बराबर CD हो जाएगा, CD बराबर DA हो जाएगा। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं।
ठीक है। तो आप लोगों को ये पूछा जाता है कि वर्ग क्या होता है भाई बोल के, तो आप लोग क्या बोलोगे कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए हो जाएगा। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। ये आप लोगों को वर्ग के अंतर्गत आएगा, ये भी चतुर्भुज के प्रकार के अंतर्गत ही आता है। दूसरा हम लोग देखते हैं अब आयत। दूसरा हम लोग देखते हैं इसके बेस से आयत को देखते हैं भाई, रेक्टेंगल को देखते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है इसके बेस में हम लोग सेकेंड चीज़ में देखते हैं रेक्टेंगल को। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ में हम लोग देखते हैं, इस रेक्टेंगल को देखते हैं क्या होती है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल को देखते हैं जिसको बोला जाता है आप लोगों का आयत। रेक्टेंगल आयत, रेक्टेंगल आयत को बोलते हैं ना, जिसकी चारों भुजाएं, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं। अब इसमें देखते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं भुजाएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर, आपस में बराबर बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, एवं प्रत्येक कोण एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, 90 अंश की होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। आयत कहलाती है। चलिए, तो आयत के बेस पे हम लोग यहाँ पर डायग्राम के बेस पे इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायग्राम के बेस पे ये आपका रेक्टेंगल के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का रेक्टेंगल के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा ये आयत, ये हो जाएगा आप लोगों का आयत, ये आयत हो जाएगा। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। ये हो जाएगा इसके बराबर ये हो जाएगा, और इसके बराबर क्या हो जाएगा ये। इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90। इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। क्लियर। तो चलिए आयत का गुण को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आयत का गुण को देखते हैं, आयत के क्या क्या गुण होते हैं। आयत के गुण, आयत के क्या क्या गुण होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं भाई। आयत के गुण को हम लोग देखते हैं। चलिए आयत के गुण को देखते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, इस चीज़ को पहला देखते हैं। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। चलिए इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। दूसरा, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी, और ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का बी सी। ठीक है। चौथा चीज़ देखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है।
आयत के भी दो विकर्ण होते हैं। आयत के भी में दो विकर्ण होते हैं, आपका फर्स्ट, आपका सेकेंड। आयत के भी कितने विकर्ण होते हैं? दो। तो यहाँ हो जाएगा आयत के दो विकर्ण होते हैं, आयत के दो विकर्ण, आयत के दो विकर्ण होते हैं। आयत के कितने विकर्ण होते हैं? आयत के दो विकर्ण होते हैं। ठीक है। और छठवां चीज़ हो जाएगा आयत में प्रत्येक कोण, आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश के साथ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर देख लिए चतुर्भुज के प्रकार के अंतर्गत वर्ग को देख लिए और आयत को देख लिए। तो वर्ग के अंतर्गत हम लोग क्या देखें कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। और इसके अंतर्गत ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। उसी प्रकार हम लोग आयत के बेस पे देखते हैं। आयत के बेस में हम लोग क्या देखते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। आयत के गुण, आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। आयत के दो विकर्ण होते हैं। आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश के साथ एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने वर्ग का देख लिया, वर्ग क्या होती है इस चीज़ को देख लिए, आयत क्या होती है इस चीज़ को देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होती है, समलंब चतुर्भुज क्या होती है, इस चीज़ को देखते हैं। तो आगे हमारा जो थर्ड कंटेंट है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पर थर्ड जो है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, वो है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज थर्ड है, इसको देखते हैं हम लोग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं, ऐसी चतुर्भुज जिनके दोनों भुजाओं का युग्म बराबर हो। ऐसे ही चतुर्भुज जिनके दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा, दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा परस्पर बराबर एवं समांतर हो, परस्पर बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है। तो ऐसे चतुर्भुज जिनके दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा परस्पर बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज के गुण अब हम लोग देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज के गुण, समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज ये क्या प्रभु का समांतर चतुर्भुज है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ये दोनों, ये युग्म बराबर है, ये युग्म आपको बराबर है। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म बराबर, समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म
बराबर बराबर एवं समांतर समांतर होते हैं, जैसे ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी, ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी। ये तो समांतर चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज जिनकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा परस्पर बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज के गुण के अंतर्गत समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म बराबर एवं समांतर होते हैं, जैसे ए बी समांतर सी डी है, ए डी समांतर क्या है बी सी है, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समांतर चतुर्भुज कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं, समांतर चतुर्भुज एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। चौथा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखिए ये ए डी है भाई, ए डी के बराबर होता है आपका बी सी और ए बी के बराबर होता है आप लोगों का डी सी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज जिनके दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा परस्पर बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज के गुण के अंतर्गत तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म क्या होती है, बराबर होती है एवं समांतर होती है, जैसे ए बी समांतर सी डी है और ए डी समांतर क्या है बी सी है, तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद ये तो समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज को देखते हैं भाई। समलंब चतुर्भुज क्या होती है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं तो आगे जो चौथा होता है अब आप लोगों का समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज को देखते हैं तो ऐसी चतुर्भुज जिनके भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, जिनके भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर एवं बराबर हो, परस्पर समांतर एवं बराबर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसी चतुर्भुज जिनके भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर एवं बराबर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये आप लोगों का क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से है, एक युग्म आपका बराबर हो, ये वाला, ये वाला बराबर रहेगा तो ये वाला बराबर रहेगा। ठीक है, दोनों में से एक, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, तो ए बी सी डी के बेस पे है। तो ऐसी चतुर्भुज जिनके भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर एवं बराबर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत या तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी,
मतलब ए बी समांतर हो जाएगा सी डी, ये होगा। या फिर हो जाएगा ए डी बराबर बी सी, या फिर ए डी समांतर बी सी, या फिर ये हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समांतर चतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज जिसके दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा परस्पर बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज के गुण, तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म बराबर एवं समांतर होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है ए बी इक्वल टू ई बी समांतर क्या दिया गया है, सी डी दिया गया है। ए डी समांतर क्या दिया गया है, बी सी दिया गया है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी, ए डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी। तो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो समलंब चतुर्भुज, तो ऐसी चतुर्भुज जिनके भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर एवं बराबर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। दोनों में से एक या तो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी, या ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ए डी समांतर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज के गुण को देखते हैं। यहाँ से हम लोग समलंब चतुर्भुज के गुण क्या होता है भाई, इस चीज़ को देखते हैं। समलंब चतुर्भुज के गुण, समलंब चतुर्भुज के गुण। तो पहला समलंब चतुर्भुज, पहला हो जाएगा आप लोगों का समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म में भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर होती है। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर होती है। समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत, समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत भुजाओं के जोड़ों में से केवल एक जोड़ा समांतर एवं बराबर होती है, समांतर एवं बराबर होती है। तीसरा, यह समांतर चतुर्भुज से भिन्न होती है। यह समांतर चतुर्भुज से भिन्न होती है। चौथा, इसमें परस्पर बराबर अनुपात के विकर्ण नहीं बनते हैं। पांचवा, इनकी चतुर्भुजों की अनुपात सर्वांग समता पर आधारित होती है। सर्वांग समता पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये समलंब चतुर्भुज के गुण के अंतर्गत आ जाएगा। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर होती है। समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत भुजाओं के जोड़ों में से केवल एक जोड़ा समांतर एवं बराबर होती है। यह समांतर चतुर्भुज से भिन्न होती है। इसमें परस्पर बराबर अनुपात के विकर्ण नहीं बनते हैं। इनकी चतुर्भुजों के अनुपात सर्वांग समता पर आधारित होती है। ये समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, समचतुर्भुज। यहाँ से देख लेते हैं भाई, समचतुर्भुज की दृष्टि से समचतुर्भुज सम है, मतलब समान, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो।
जिसकी सभी भुजाएं क्या हो आप लोगों की बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है वो आप लोगों के समचतुर्भुज के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? समचतुर्भुज के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से हम लोग ये जानेंगे कि जो आप लोग अभी पहले हम लोग क्या किसके किसके बारे में देख चुके हैं। समलम चतुर्भुज के गुण के अंतर्गत देख चुके हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण देख लिए, वर्ग के अंतराल में देख लिए, आयत के अंतराल में देख लिए, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इसका परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद इसके गुण को हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। तो समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं एक नियत में बराबर हो, सभी भुजाएं आपस में, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो एवं कोण भी बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। इस तरीके से आप लोगों का समचतुर्भुज आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये आप लोगों का बराबर होता है। ये होता है आप लोगों का समचतुर्भुज। समचतुर्भुज तो इसका गुण को देखते हैं। समचतुर्भुज के गुण को हम लोग देखते हैं भाई, गुण किसके अंतर्गत में ये आता है। तो समचतुर्भुज देखिए, समचतुर्भुज में आप लोग क्या होता है, समचतुर्भुज के अंतर्गत में आप लोगों का ये आता है कि समचतुर्भुज की जो आप लोगों की क्या होती है, समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। एवं समचतुर्भुज की ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है एवं कोण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजाएं इसमें आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। दूसरा, इसकी संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसकी संलग्न भुजाएं इनकी संलग्न भुजाएं एवं समांतर भुजाएं आपस में बराबर होती है। समांतर भुजाएं आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये पहला है, ये दूसरा है। तीसरा हम लोग देखते हैं भाई, तीसरा हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि इसका जो कोणों के बेस पे आता है, यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री के बेस पे होता है। इसका जो कोण होता है यहाँ पर समकोण बनता है। इस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा पर, ठीक है, इस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा पर समकोण बनता है। प्रत्येक भुजा पर समकोण बनता है। इस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा पर क्या बनता है, समकोण बनता है। इस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा पर समकोण बनता है। इसमें भुजाएं परस्पर, इसमें भुजाएं परस्पर बराबर अनुपात में होती है। इसमें भुजाएं परस्पर बराबर अनुपात में होती है। और पांचवा, इसमें इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है। इसकी संगत भुजाएं भी आपस
आपस में बराबर बराबर होती है। ये आप लोगों का समचतुर्भुज के अंतर्गत आ गया। समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग हो गया, आयत हो गया। अब इसके बेस हम लोग कोणों के बेस में देखते हैं सर्वांग समता का जो नियम होता है, उस सर्वांग समता के नियम को हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है वो है सर्वांग समता का नियम। आगे हम इस चीज़ को देखते हैं, सर्वांग समता के नियम को, सर्वांग समता। ठीक है, तो पहला हम लोग इसमें देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता को देखते हैं। पहला हम लोग किसको देखते हैं? त्रिभुजों की सर्वांग समता को देखते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता को हम लोग देखते हैं। चलिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता, किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, किसी एक त्रिभुज की, किसी एक त्रिभुज की, किसी एक त्रिभुज की, किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं शेष किसी एक और त्रिभुज की, शेष किसी एक और त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, संगत भुजाओं के बराबर हो तो उसे उस त्रिभुज की सर्वांग समता कहते हैं। उस त्रिभुज की सर्वांग समता कहते हैं। किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं शेष किसी एक और त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो उसे उस त्रिभुज की क्या बोलते हैं? सर्वांग समता बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है भाई, इस तरीके से। इस त्रिभुज का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। चलिए, इसके लिए हम लोग देखते हैं ए बी सी। अब इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ए बी बराबर क्या है आप लोगों का? पी क्यू है। बी सी बराबर क्या है? क्यू आर है। ए सी बराबर क्या है? पी आर है। एंगल पी इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू है, और बी सी इक्वल टू क्या है? क्यू आर है, और ए सी इक्वल टू क्या है? पी आर है। एंगल ए इक्वल टू क्या है? एंगल पी है। एंगल बी इक्वल टू क्या है? एंगल क्यू है। एंगल आर इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू क्या है? एंगल आर है। तब हम यह कह सकते हैं भाई, तब हम यह कह सकते हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि, तब हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की। हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं भाई। क्लियर? यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखे हैं ए बी बराबर क्या है? पी क्यू है, बी सी बराबर क्या है? क्यू आर है, और ए सी बराबर क्या है आप लोगों का? पी आर है। इस तरीके से है। तो किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं से किसी एक और त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो उसे उस त्रिभुज की सर्वांग समता कहते हैं। तब हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के अंतर्गत ये आप लोगों के त्रिभुजों की सर्वांग समता में आप लोगों की इस तरीके से आ जाएगा, जिस तरीके से रेखाखंडों की सर्वांग समता होती है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ रेखाखंडों की सर्वांग समता। रेखाखंडों की सर्वांग समता,
रेखाखंडों की सर्वांग समता, यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेखाखंडों की सर्वांग समता को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि दो रेखाखंडों की लंबाई आपस में समान हो, दो रेखाखंडों की लंबाइयाँ दो रेखाखंडों की लंबाइयाँ आपस में समान हो तो, दो रेखाखंडों की लंबाइयाँ आपस में समान हो तो उसे रेखाखंड के सापेक्ष के सापेक्ष उसकी सर्वांग समता कहते हैं। उसकी सर्वांग समता कहते हैं। जैसे कि इस तरीके से पहला रेखाखंड है आप लोगों का ए और बी है, दूसरा रेखाखंड है आप लोगों का सी और डी है। पहला ए और बी है, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और दूसरा इसके लिए भी हम लोग मान लेते हैं कि कितना है 10 सेंटीमीटर है। तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी सर्वांग सम है सी डी की। ठीक है, लंबाई के बेस पे। क्लियर? तो ये आप लोगों का लंबाई के बेस पे हो जाएगा, रेखाखंडों की सर्वांग समता के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो रेखाखंडों की सर्वांग समता के अंतर्गत आ जाएगा कि दो रेखाखंडों की लंबाइयाँ आपस में समान हो तो उसे रेखाखंड के सापेक्ष उसकी सर्वांग समता कहते हैं। इसके अंतर्गत में आप लोगों का ये चीज़ आ जाता है, दो रेखाखंडों की लंबाई आपस में समान हो तो उसे रेखाखंड के सापेक्ष उसकी सर्वांग समता कहते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता, किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं ना, यहाँ से देखिए, किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं शेष किसी एक और की त्रिभुज की फंगत भुजाओं के बराबर हो तो उसे उस त्रिभुज की सर्वांग समता कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, बी है और सी है, यहाँ पर क्या है, पी है, क्यू है और आर है। तब हम यह कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर और कोड ए इक्वल टू कोड पी, कोड बी इक्वल टू कोड क्यू, कोड सी इक्वल टू कोड आर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक है, तो रेखाखंडों की सर्वांग समता, दो रेखाखंडों की लंबाइयाँ आपस में क्या हो, समान हो तो उसे रेखाखंड के सापेक्ष उसकी क्या बोलते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। तो रेखाखंडों की सर्वांग समता के अंतर्गत में क्या आ जाएगा आप लोगों की, दो रेखाखंडों की लंबाई आपस में समान हो तो उसे रेखाखंड के सापेक्ष उसकी सर्वांग समता कहते हैं। पहला ए बी इक्वल टू कितना है, यहाँ पर आप लोगों का 10 सेंटीमीटर है और सी डी इक्वल टू कितना है, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कितना हो गया आप लोगों का, ए बी सर्वांग समता है किसके, सी डी के। तो ये त्रिभुजों की सर्वांग समता के अंतर्गत आ गया, ये आप लोगों की रेखाखंडों की सर्वांग समता के अंतर्गत ये चीज़ आ गया। क्लियर? तो चलिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता, रेखाखंडों की सर्वांग समता, अब कोणों की सर्वांग समता की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोणों की सर्वांग समता किस तरीके से होती है, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कोणों की सर्वांग समता के बेस पे। आगे हम इस चीज़ को देखते हैं कोणों की सर्वांग समता के बेस पे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोणों के सर्वांग समता। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोणों के सर्वांग समता के बेस पे, मतलब इसमें कोणों की माप क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोणों की सर्वांग समता में क्या होनी चाहिए, कोणों की माप आपको समान होना है भाई। जैसे कि 60 डिग्री है तो बगल वाले का भी 60 होना चाहिए, 50 डिग्री है तो बगल वाले का भी 50 डिग्री होना चाहिए, 20 डिग्री है तो बगल वाले का भी 20 डिग्री, इस तरीके से होना है आप लोगों को। क्लियर? चलिए, तो कोणों की सर्वांग समता में इस तरीके से है, उनकी मापें आपस में क्या हो, समान हो। तो कोणों के सर्वांग समता से तात्पर्य, कोणों के सर्वांग समता से तात्पर्य है कि उनकी मापें आपस में कोणों के सर्वांग समता से तात्पर्य है कि उनकी मापें आपस में, कोणों के सर्वांग समता से तात्पर्य है कि उनकी मापें आपस में क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। तो यह कोणों के
सर्वांग समता के अंतर्गत आता है, कोणों के सर्वांग समता के अंतर्गत आता है। अब इस पे हम लोग सर्वांग समता नियम में ये देखेंगे सर्वांग समता नियम किस किस बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, सर्वांग समता को हम लोग देखते हैं यहाँ से। चलिए सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम पहला होता है भुजा 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 का नियम होता है। पहला भुजा 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 का नियम होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि किसी एक त्रिभुज के तीनों भुजा, किसी एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के किसी दूसरे त्रिभुज के किसी एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह उस त्रिभुज के भुजा सर्वांग समता नियम के अंतर्गत आता है। जैसे ये आपका फर्स्ट त्रिभुज है, ये सेकेंड त्रिभुज के बेस पे है, इसके इक्रोडिंग है ये आप लोगों का साइड, ये भी आपका साइड, ये साइड, ये साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो ये आप लोगों का साइड सर्वांग समता के अंतर्गत आएगा। क्लियर। तो भुजा भुजा सर्वांग समता का प्रमेय के अंतर्गत में आप लोगों का कौन सा चीज़ आएगा कि किसी एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह उस त्रिभुज के भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अंतर्गत आता है। साइड के बेस पे ये चीज़ आता है। क्लियर। तो फर्स्ट ये हो जाएगा। जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि एक और हो सकता है, जैसे कि हम लोग इसको मान लेते हैं P है, ये आप लोगों का Q है, ये आप लोगों का R है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और मान लेते हैं, ये आपका L है, ये आपका M है, ये आपका N है। तो PQ बराबर LM हो जाएगा, QR बराबर क्या हो जाएगा MN हो जाएगा, PR बराबर क्या हो जाएगा LN हो जाएगा। ये यहाँ से ये भुजा के बेस पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर PQ के बराबर क्या हो जाएगा LM हो जाएगा, QR के बराबर क्या हो जाएगा MN हो जाएगा, और PR के बराबर हो जाएगा LN। ये आप लोगों के इसके बेस पे आ जाएगा। तो किसी एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह उस त्रिभुज के भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग साइड के बेस पे जानते हैं। क्लियर। इसके बाद इसका जो आगे का होता है वो एक और नियम जो होता है वो भुजा कोण भुजा के अंतर्गत होता है। एक और जो नियम होता है वो किसके अंतर्गत होता है, भुजा कोण भुजा के अंतर्गत होता है। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। तो दूसरा हमारा सर्वांग समता का जो नियम है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। दूसरा जो सर्वांग समता का नियम है वो होता है आपका भुजा कोण भुजा। दूसरा होता है भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा होता है, भुजा कोण भुजा होता है ना। जो दूसरा होता है वो आप लोगों को होता है भुजा कोण भुजा के बेस पे होता है। क्लियर। तो जो दूसरा होता है आप लोगों का वो भुजा कोण भुजा के बेस पे होता है। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, भुजा कोण भुजा के बेस पे होता है। तो चलिए इसके यहाँ पर देखते हैं, किसी त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण, दो भुजा व एक कोण किसी त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के
किसी दूसरे त्रिभुज के ठीक है, किसी त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण के बराबर हो तो वह भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के अंतर्गत आता है। सर्वांग समता प्रमेय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण के बराबर हो तो वह भुजा कोण भुजा की सर्वांग समता के अंतर्गत आता है। जैसे कि इस तरीके से है, ये एंगल हो गया, ये आपका साइड हो गया। इस तरीके से यहाँ से आप लोगों का एंगल हो गया, ये साइड हो गया एंगल। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा के माध्यम से आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका X है, ये आपका Y है, ये आपका Z है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, PQ XY एंगल Q एंगल Y और PR इक्वल टू XZ, ये हो जाएगा। तो ये देखिए किसके अंतर्गत में आ रहा है भाई, ये आप लोगों के इसके अंतर्गत में आ रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण के बराबर हो तो वह भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के अंतर्गत आता है, जिसमें PQ इक्वल टू XY PR इक्वल टू हो जाएगा XZ और एंगल Q इक्वल टू एंगल Y और QR इक्वल टू YZ हो जाएगा। QR इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, YZ, ये हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो आप लोगों का होता है कोण भुजा के अंतर्गत आता है, जिसमें दो कोण बराबर होते हैं भाई। तीसरा जो होता है वह कोण भुजा के अंतर्गत में आता है। जो तीसरा होता है आप लोगों के बेस में यहाँ पर ये जो तीसरा चीज़ होता है, देखिए तीसरा जो होता है आप लोगों का कोण भुजा के अंतर्गत कोण भुजा। ठीक है, जिसमें दो कोण बराबर होते हैं। नाम से स्पष्ट है भाई, तीन है तो तीनों भुजा, दो है तो दो भुजा, एक है तो एक भुजा। यहाँ पर क्या है, दो कोण के बेस पे है, इस तरीके से है। ये आपका पहला कोण दूसरा कोण, ये पहला कोण दूसरा कोण और ये एक भुजा बराबर हो। एक और का है जैसे कि पहला कोण दूसरा कोण एक भुजा बराबर हो, चाहे वह क्या हो, ए के बेस पे हो, चाहे बी के बेस पे हो, चाहे किसी के बेस पे हो, चाहे ए डेस के बेस पे हो, चाहे बी डेस के बेस पे हो, चाहे सी डेस के बेस पे हो, तो इसके अंतर्गत में हो जाएगा। तो किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा किसी त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा ना किसी त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा के बराबर हो तो वह कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के अंतर्गत आता है। इसमें आप लोगों को यह पॉसिबल नहीं रहता है इस चीज़ को जानना कि कोण सर्वांग समता प्रमेय लागू नहीं होता है। भुजा होता है और भुजा कोण भुजा होता है और कोण भुजा होता है, ये तीनों लागू होता है। ये आप लोगों के चौथा ये जो होता है ये आप लोगों का लागू नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत में हम लोगों ने ये चीज़ देख लिएगा कि भुजा कोण भुजा के अंतर्गत कितना आता है। तो किसी त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण के बराबर हो तो वह भुजा कोण भुजा के अंतर्गत आता है। और तीसरा कोण भुजा के अंतर्गत में हम लोग ये चीज़ देख लिए कि ABC के बेस पे कि यहाँ पर कोण भुजा, तो किसी त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा किसी त्रिभुज के दो कोण है। देखिए पहला कोण है, ये आप लोगों का दूसरा कोण है और एक क्या है आप लोगों का भुजा है। किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण, पहला कोण और दूसरा कोण और एक भुजा के क्या होती है, बराबर होती है, तो वह कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के अंतर्गत आती है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, भुजा कोण भुजा देखा था। उससे पहले हम लोगों ने ये देखा था भुजा। इसके बाद एक और जो नियम होता है समकोण कर्ण भुजा, जिसमें क्या होता है, चौथा जो होता है आप लोगों का इस तरीके से समकोण कर्ण भुजा होता है भाई, समकोण कर्ण भुजा, जिसमें आप लोगों का इस तरीके से होता है समकोण कर्ण भुजा। ये आप लोगों का समकोण कर्ण भुजा होता है, समकोण कर्ण भुजा जिसमें 90 डिग्री के बेस पे होता है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण कर्ण भुजा के नाम से
जानते हैं। तो इतने में आप लोगों का जो बेसिक था वो भुजा कोण भुजा के माध्यम से, कोण कोण भुजा के माध्यम से, समकोण काटा भुजा के माध्यम से, समांतर चतुर्भुज के माध्यम से, समलंब चतुर्भुज के माध्यम से और समचतुर्भुज के माध्यम से, वर्ग और आयत के माध्यम से, त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम से, त्रिभुजों के रूप में जिसमें शीर्ष कोण और भुजा था, चतुर्भुज के भी शीर्ष कोण भुजा था, विकर्ण था, उसके अंतराल में ये क्या हो गए, सारे बेसिक जो फंडामेंटल थे वो क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग जब देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम लोग प्रमेय के आधार पर देखेंगे कि प्रमेय के आधार पर कि त्रिभुजों की सर्वांग समता की प्रमेय क्या होती है, त्रिभुजों की समरूपता का प्रमेय क्या होती है, थेल्स प्रमेय क्या होती है, आकृतियों के बेस पे समरूपता का प्रमेय क्या होता है, त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम क्या होती है। इसके बाद जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बेस पे हम उस चीज़ को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो ये आप लोगों का आज का जो वीडियो में था वो जितने भी नियम से संबंधित थे, इस नियम से संबंधित वीडियो को तब तक देखते रहिएगा जब तक कि समझ में ना आ जाए तब तक, ठीक है। क्योंकि अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं देखेंगे, आप लोग इस नियम को नहीं जानेंगे तो आगे के चैप्टर को सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सभी को नोट डाउन करते हुए चलिएगा और इस नियम को अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। तो आज के क्लास को हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट समरूपता प्रमेय के अनुसार। तो आज का क्लास ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।